Good morning, students. Today we will discuss unit number 10.3 and this is export trade. This unit is very similar to last chapter import trade. एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है सेलिंग, यानी एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स सेलिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री, यानी दूसरी कंट्री में गुड्स को सर्विसेज को सेल करना या शिपमेंट कराना, इसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं. क्या होता है एक्सपोर्ट ट्रेड? एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग होता है सेलिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री, कि दूसरी कंट्री में गुड्स को सेल करना, दूसरी कंट्री में गुड्स को शिपमेंट कराना, दूसरी कंट्री में गुड्स को भेजना इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड. प्रोसीजर यानी प्रोसेस क्या है? सबसे पहला पॉइंट सेम है, ट्रेड इंक्वायरी. देखिए, अब सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी ली जाती है. एक्सपोर्टर सबसे पहले देखता है कि किस कंट्री में रिक्वायरमेंट है. इंपोर्टर किस कंट्री का है, किस कंट्री में मुझे गुड्स भेजनी है. इंपोर्टर से कांटेक्ट करने के बाद वो इंपोर्टर को सारी चीज़ें बताता है कि मेरा प्रोडक्ट ये है, पेमेंट की ये कंडीशंस हैं. कई बार एक्सपोर्टर डायरेक्टली इंपोर्टर से कांटेक्ट करता है, कई बार एक्सपोर्टर एजेंट अपॉइंट करता है जो इंपोर्टर से कांटेक्ट करेगा. मतलब दोनों के बीच में जो डिस्कशन होती है वो प्राइस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, पैकिंग के रिगार्डिंग, टाइप के रिगार्डिंग, डिलीवरी के रिगार्डिंग होती है. तो दिस कैन से ट्रेड इंक्वायरी, यानी जब एक्सपोर्टर सभी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो इंपोर्टर को चूज़ करता है. तो दिस इज़ ट्रेड इंक्वायरी, कि एक्सपोर्टर ट्रेड इंक्वायरी लेता है इंपोर्टर की, कि इंपोर्टर को किस तरह की गुड्स चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, किस क्वालिटी पे चाहिए, किस क्वांटिटी पे चाहिए. तो ये सारी इंक्वायरी लेता है. सेकंड है रिसिप्ट ऑफ इंडेंट. इंडेंट का मतलब ऑर्डर. इंटरनेशनल लैंग्वेज में ऑर्डर को इंडेंट कहते हैं. अब यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर है. एक्सपोर्टर ऑर्डर रिसीव करता है. ट्रेड इंक्वायरी लेने के बाद इंपोर्टर को एक्सपोर्टर कहता है प्लीज़ नोट डाउन योर ऑर्डर, अपना ऑर्डर लिखवाइए. ऑर्डर में नेम ऑफ प्रोडक्ट, टाइप, प्राइस, क्वांटिटी, पैकिंग मेथड सब कुछ मेंशन होता है. ऑर्डर दो तरह के होते हैं, क्लोज और ओपन. क्लोज ऑर्डर में हर चीज़ एक्सप्लेन होती है. ओपन ऑर्डर में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं लाइक नेम, प्राइस एट्सेट्रा. ये हमने लास्ट इंपोर्ट ट्रेड में भी किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेंट, क्लोज्ड एंड ओपन. क्लोज्ड इंडेंट में एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन प्रॉपर मैनर, उसे क्लोज्ड इंडेंट कहते हैं. यानी एक्सपोर्टर को हर चीज़ बताएगा इंपोर्टर, लेकिन ओपन इंडेंट में लिटिल इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, बाकी चीज़ें एक्सपोर्टर को खुद देखनी पड़ती हैं. थर्ड पॉइंट आता है क्रेडिट इंक्वायरी. अब ऑर्डर आ गया एक्सपोर्टर के पास, क्या भेज देगा ऑर्डर कंप्लीट करके? नहीं, सबसे पहले क्रेडिट इंक्वायरी लेगा. एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं जानता, तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कहेगा लेटर ऑफ क्रेडिट दे. व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? ये लास्ट चैप्टर में भी किया है. लेटर ऑफ क्रेडिट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो इंपोर्टर का बैंक भेजता है एक्सपोर्टर को, कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की तो इंपोर्टर का बैंक पे करेगा, यानी एक गारंटी. उसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट. यानी थर्ड पॉइंट में एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कहेगा गारंटी लेके दे, लेटर ऑफ क्रेडिट भेज. तो दिस इज क्रेडिट इंक्वायरी. अगर वो लेटर ऑफ क्रेडिट से सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर के बारे में सोचेगा कि ऑर्डर कैसे फुलफिल करना है. फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना. देखिए, जब उसको लगता है कि पेमेंट भी आ जाएगी, यानी आफ्टर सेटिस्फाइंग अबाउट द पेमेंट, एक्सपोर्टर जो होता है वो एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेता है. सेम वही, एक्सपोर्टर को लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से.
कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के पास एप्लीकेशन डिपॉजिट करानी पड़ेगी। एप्लीकेशन के साथ 3 चीज़ें डिपॉजिट करानी पड़ेंगी। वो 3 चीज़ें क्या है? फीस, लाइसेंस फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना पड़ेगा और सीए का सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए सिर्फ 2 चीज़ें डिपॉजिट करानी पड़ती हैं, एप्लीकेशन और लाइसेंस फ़ी। कंट्रोलर जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो एक्सपोर्टर को लाइसेंस दे देता है। तो दिस इज ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, कि एक्सपोर्ट लाइसेंस को ऑब्टेन किया जाएगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया जाएगा। कौन देगा? कंट्रोलर देगा। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ वी कैन से लाइसेंस फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई है एप्लीकेशन से, फीस से, तो वो एक्सपोर्टर को लाइसेंस इशू कर देगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। नंबर 1 ट्रेड इंक्वायरी, यानी एक्सपोर्टर इंपोर्टर की इंक्वायरी लेगा कि इंपोर्टर किस कंट्री का है, किस तरह की गुड्स डिमांड करता है, किस पैकिंग पे गुड्स डिमांड करता है। उसके बाद ऑर्डर रिसीव करेगा। उसके बाद क्रेडिट इंक्वायरी लेगा, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेगा कि कहीं इंपोर्टर पेमेंट ही ना करे, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट लाइसेंस को ऑब्टेन करेगा। 5th पॉइंट हमारे पास आता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिक्लेरेशन करेगा। क्या मतलब है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, जिसे फेरा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, यानी फेरा एक्ट क्या कहता है? हर एक्सपोर्टर को डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसे कौन सी करेंसी लेनी है, उसे अपनी करेंसी लेनी है या उसे जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसी की करेंसी लेनी है। जैसे मान लो इंडिया इंपोर्टर है, तो पहले एक्सपोर्टर को बताना पड़ेगा कि मैं रुपीस में पेमेंट लूँगा या मैं डॉलर्स में पेमेंट लूँगा। तो दिस इज़, हर एक्सपोर्टर को डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसे कौन सी फॉरेन करेंसी इंपोर्टर से लेनी है, और वो चीज़ उसे डिपॉजिट करानी पड़ती है। मतलब जो डिक्लेरेशन है आरबीआई के पास टाइम लिमिट में कि मुझे ये करेंसी चाहिए। बट आजकल ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। जब 1991 हुआ, एलपीजी पॉलिसीज बनी, नई गवर्नमेंट आई, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बन गई। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे फॉरेन करेंसीज को बेचा और ख़रीदा जाता है। यानी अगर एक्सपोर्टर को अपनी करेंसी में पेमेंट चाहिए, अपनी करेंसी में, तो वो इंपोर्टर को कहेगा कि मुझे तो डॉलर्स में पेमेंट चाहिए, तो इंपोर्टर क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएगा और रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराएगा। तो दिस इज डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन करेंसी के बारे में पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सी फॉरेन करेंसी चाहिए। पहले तो देखो ये काम आरबीआई करता था, लेकिन अब ये काम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स करती हैं। 1991 के बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स करती हैं। ये एक ऐसी मार्केट होती हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसीज को ख़रीदा और बेचा जाता है। उसके बाद 6th पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट फिक्स की जाएगी। क्या होता है एक्सचेंज रेट फिक्स करना? यानी एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिस पे एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, तो ये एक्सचेंज रेट है कि $1 में 75 रुपये आते हैं। यानी एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिस पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में मेज़र किया जाता है, जिसमें एक करेंसी को दूसरी करेंसीज में एक्सचेंज किया जाता है। अब $1 के बदले 75 रुपये मिलते हैं, यानी $1 को 75 रुपये से एक्सचेंज किया जा रहा है। इसे एक्सचेंज रेट बोलते हैं। टॉपिक का नाम, पॉइंट का नाम क्या है? फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। देखिए फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एक एक्सपोर्टर ने गुड्स एक्सपोर्ट की जिसकी कीमत थी $1000। जिस दिन उसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया उस दिन डॉलर का प्राइस था 50 रुपये। अगर एक्सपोर्टर को आज के दिन ही पेमेंट मिलेगी तो मतलब $1000 50 के हिसाब से 50,000 रुपये मिल जाएंगे। लेट अस प्रिज्यूम
कि ये पेमेंट 1 महीने के बाद मिलती है और 1 महीने के बाद डॉलर के प्राइस 52 हो जाते हैं या 48 हो जाते हैं। 50 से चेंज हो गए ना, उस टाइम तो 50 थे जब ऑर्डर आया, उस टाइम पेमेंट कर दी तो 50 के हिसाब से हुई। लेकिन 1 महीने के बाद अगर वो कहता है इंपोर्टर की मैं पेमेंट करूंगा, तो किस हिसाब से करेगा, क्योंकि डॉलर के प्राइस या तो इंक्रीज हो गए होंगे या डिक्रीज हो गए होंगे। अगर 52 रुपीज़ हो गया तो एक्सपोर्टर को तो बेनिफिट हो जाएगा। एक्सपोर्टर को उस दिन 50,000 मिलने थे, अब मिलेंगे 52,000। लेकिन अगर 48 रुपये हो गया $1 का प्राइस, तो एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक्सपोर्टर को मिलेंगे 48,000। यानी पहले से ही एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाता है कि हम किस पे पेमेंट लेंगे, जो आज मार्केट में चल रहा है रेट उस पे पेमेंट लेंगे, या जो फ्यूचर में जिस दिन पेमेंट आएगी जो रेट चल रहा है उस पे पेमेंट लेंगे। दिस इज फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। आपको पता होगा डॉलर के प्राइसेस अप एंड डाउन जाते हैं, तो जिस दिन ऑर्डर आया, जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ, उस दिन डॉलर 50 रुपए का था, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद पेमेंट करनी है, हो सकता है 60 रुपए का हो जाए, हो सकता है 70 का हो जाए, हो सकता है 40 रुपए का हो जाए। यानी एक्सपोर्टर का प्रॉफिट भी हो सकता है, एक्सपोर्टर का लॉस भी हो सकता है। इसलिए एक्सपोर्टर पहले ही एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता है कि भाई आज के अकॉर्डिंग लेंगे या उस दिन के अकॉर्डिंग लेंगे। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ गुड्स। जब ऑर्डर मिल जाता है, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिक्लेरेशन हो जाता है, एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाती है, उसके बाद एक्सपोर्टर गुड्स को कलेक्ट करता है। अगर उसके स्टॉक में है तो असेंबल करता है, असेंबल का मतलब इकट्ठा करता है, पैक करता है। अगर उसके स्टॉक में नहीं है तो प्रोडक्शन करता है, परचेज करता है और सप्लायर से। यानी अब एक्सपोर्टर का काम स्टार्ट हो जाता है कि गुड्स को कलेक्ट करना है, पैक करना है। उसके बाद पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। गुड्स को कलेक्शन करने के बाद एक्सपोर्टर गुड्स को मार्क करता है, पैक करता है, किसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इंपोर्टर के अकॉर्डिंग। अगर इंपोर्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो वो एक्सपोर्टर अपने अकॉर्डिंग पैकिंग करता है, लेकिन अगर इंपोर्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके अकॉर्डिंग पैकिंग एंड मार्किंग करता है। पैकिंग इस तरह से की जाती है कि गुड्स डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचे, यानी अच्छी पैकिंग की जाती है। मार्किंग करने का मतलब क्या होता है, मार्किंग इसलिए की जाती है ताकि गुड्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके। जैसे कार्टून बॉक्स पे मार्क किया जाता है, ग्रीन स्केच से किया जा रहा है तो वेजिटेरियन गुड्स हैं, रेड स्केच से किया जा रहा है तो नॉन वेजिटेरियन गुड्स हैं। अगर डेंजरस का मार्क किया जा रहा है तो मतलब बैग में जो कार्टून बॉक्स है उसमें कुछ डेंजरस गुड्स हैं, इसलिए गुड्स को मार्क भी किया जाता है ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो, ताकि रिकॉग्नाइज हो सके। मार्किंग इसलिए किया जाता है ताकि साइन क्लियर हो कि किस तरह की गुड्स है इसमें। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट, टोटल है हमारे 16 पॉइंट्स। हमने डिस्कस किए अभी 8 पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ 8 पॉइंट्स, बचे हुए 8 पॉइंट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रेड इंक्वायरी, उसके बाद ऑर्डर रिसीव किया, उसके बाद क्रेडिट इंक्वायरी ली, उसके बाद एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया, उसके बाद फॉरेन करेंसी के बारे में बताया कि कौन सी फॉरेन करेंसी लेनी है, उसके बाद एक्सचेंज की रेट फिक्स की, गुड का कलेक्शन किया, गुड्स की पैकिंग की और गुड्स की मार्किंग की। टोटल पॉइंट्स है 16, 8 पॉइंट वी हैव डन।